आप प्री डायबिटीज की स्थिति को रोककर कैसे डायबिटीज की रोकथाम कर सकते हैं। अगर आप इसकी कार्यप्रणाली समझ जाएंगे तो ये काम बहुत आसान हो जाएगा। प्री डायबिटीज होने से पहले एक स्थिति पैदा होती है जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। उस स्थिति को इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। ये एक ऐसी स्थिति है जहां आपका शरीर बहुत ज्यादा इंसुलिन का प्रतिरोध करने लगता है क्योंकि आप बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाने लगते हैं। इसे समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि सामान्य ब्लड शुगर का क्या मतलब होता है। हमें समझना होगा कि शुगर का सामान्य लेवल बनाए रखने के लिए आपके शरीर में कितनी शुगर होनी चाहिए। आपको मालूम होगा कि शुगर का सामान्य लेवल 80 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। खून में शुगर की ये मात्रा बहुत ही कम होती है। आप कह सकते हैं कि शरीर में जितना भी खून है उसमें केवल 1 चम्मच शुगर ही मिली होती है। आपके शरीर में किसी भी समय 5.5 से 7.5 लीटर खून बहता रहता है और 80 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर की रीडिंग के लिए इतने सारे खून में 1 चम्मच शुगर ही होनी चाहिए। ऐसा कैसे संभव है कि आप बहुत ज्यादा शुगर खाते हैं। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक औसत इंसान दिन भर में कम से कम 31 चम्मच शुगर खाता है, लेकिन फिर भी आपका ब्लड शुगर सामान्य रहता है। ये सब इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण होता है। ग्लूकोज की टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए इंसुलिन रेजिस्टेंस का जन्म हुआ था और इस टॉक्सिसिटी को ग्लूकोटॉक्सिसिटी कहते हैं। शरीर के लिए बहुत ज्यादा ग्लूकोज जहरीला होता है, इसलिए शरीर अपनी रक्षा करने के लिए इंसुलिन के रिसेप्टरों को बंद कर देता है क्योंकि इंसुलिन ग्लूकोज को कंट्रोल करता है। ग्लूकोज के अब्सॉर्ब होने में इंसुलिन मदद करता है। इसलिए अगर हम इंसुलिन के रिसेप्टर्स बंद कर देते हैं तो हम सेल्स में जाने वाली शुगर की मात्रा को कम कर सकते हैं। इसलिए अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, वैसे बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप बहुत ज्यादा कार्ब खा रहे हैं और आपका शरीर खुद को बहुत ज्यादा शुगर से बचाने की कोशिश कर रहा है। जरा गौर करें कि अगर आप मुझसे बात करना चाह रहे हैं और मैंने हेडफोन पहन रखा है तो मुझे अपनी बात सुनाने के लिए आप पर चिल्लाना पड़ेगा क्योंकि मैं आपकी अनदेखी कर रहा हूं। ऐसा ही कुछ इंसुलिन रेजिस्टेंस में भी होता है। इस स्थिति में इंसुलिन के रिसेप्टर्स कुछ भी सुनना बंद कर देते हैं। अब पैंक्रियास को चिल्लाना पड़ता है और पैंक्रियास के संचार का माध्यम इंसुलिन होता है क्योंकि हार्मोन्स संचार के कण होते हैं। पैंक्रियास जोर से चिल्लाने लगता है, इंसुलिन के रिसेप्टर्स बंद रहते हैं। पैंक्रियास चाहता है कि हार्मोन इन रिसेप्टरों के अंदर घुस पाए। हम इस तरह से भी इंसुलिन रेजिस्टेंस को समझ सकते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस की स्थिति में खून में बहुत ज्यादा मात्रा में इंसुलिन बहने लगता है, लेकिन ये इंसुलिन सेल्स के अंदर तक नहीं पहुंच पाता। असल में आपके शरीर के एक हिस्से में इंसुलिन की कमी होने लगती है और शरीर के दूसरे हिस्से में इंसुलिन बहुत ज्यादा मौजूद रहता है, यानी कि सेल्स के बाहर और आपके खून के अंदर। लेकिन इसकी कभी जांच नहीं की जाती। इंसुलिन टेस्ट करवाने के लिए आप अपने डॉक्टर के पास नहीं जाते। कभी कभार ही डॉक्टर इंसुलिन का टेस्ट करते हैं। डॉक्टर आपके ब्लड शुगर को टेस्ट करते हैं। इसलिए अगर डॉक्टर इंसुलिन की जांच नहीं करेंगे तो उन्हें इसकी जानकारी नहीं मिल पाएगी क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस आपके ब्लड शुगर के लेवल को एक तय समय तक सामान्य बना के रखेगा, जब तक कि आपको प्री डायबिटीज नहीं हो जाती। इस स्थिति में इंसुलिन की अतिरिक्त मात्रा खून में से शुगर को बाहर खींचने का काम करती है। ये काम बहुत तेजी से होता है और ये काम बड़े स्तर पर चलता रहता है। पैंक्रियास पहले से ज्यादा काम करने लगता है। होता असल में यह है कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। आप बहुत ज्यादा कार्ब खाते रहते हैं और 10 से 15 साल तक आपका ब्लड ग्लूकोज सामान्य बना रहता है। आपको कई लक्षणों का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन लक्षण डायबिटीज या प्री डायबिटीज की तरफ इशारा नहीं करते। फिर एक ऐसा समय आता है जहां आपका पैंक्रियास बहुत ज्यादा थक जाता है। पैंक्रियास बोलता है कि अब मैं और काम नहीं कर पाऊंगा। समय बीतने के साथ पैंक्रियास थकने लगता है। मैं इंसुलिन बनाने वाले बीटा सेल्स की बात कर रहा हूं। ये सेल्स उतनी अच्छी तरह काम नहीं कर पाते। अब बीटा सेल्स कम इंसुलिन बनाने लगते हैं और ब्लड शुगर बढ़ना शुरू हो जाता है क्योंकि शरीर में शुगर का लेवल कम करने के लिए कुछ नहीं होता। हमें मालूम है कि इंसुलिन ब्लड शुगर को कम करता है और खून में से शुगर को निकालने में मदद करता है। इसलिए जब खून में मौजूद शुगर को बाहर नहीं निकाला जाता तो ब्लड शुगर का लेवल बढ़ने लगता है। जब आपको मालूम चलता है कि आपके ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगा है, ये लेवल 100 से 125 होने लगता है और आपका A1C 5.7% से 6.4% तक बढ़ना शुरू होता है। जब ऐसा होता है तब हमें पता चलता है कि हम डायबिटीज की एक ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जिसे प्री डायबिटीज कहते हैं। फिर कुछ समय बाद भी अगर आप अपनी डाइट में बदलाव नहीं करते हैं तो आपको डायबिटीज हो जाती है। डायबिटीज में पैंक्रियास को ज्यादा नुकसान पहुंचता है। अब पैंक्रियास सही मात्रा में इंसुलिन नहीं निकाल पाते और ब्लड शुगर पर कोई कंट्रोल नहीं रहता। ब्लड शुगर पहले से बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगती है। जब ब्लड शुगर का लेवल 126 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर या आपका A1C 6.5% से ज्यादा हो जाता है, उस स्थिति को हम डायबिटीज कहते हैं। और इस स्थिति में भी आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम रहती है और आपका ब्लड ग्लूकोज भी ज्यादा रहता है। आप सोच सकते हैं कि एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई है
जहां आपके सेल्स में इंसुलिन की बड़ी कमी हो जाती है, लेकिन शुगर की अच्छी खासी मात्रा आपके खून में मौजूद रहती है और ये शुगर जंग की तरह काम करती है और आपकी स्थिति बिगाड़ने लगती है। आपको अब कुछ लक्षणों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि आप रात में बार बार उठकर पेशाब करने जाते हैं, दिमाग धुंधला रहता है, खाने के बाद आपको थकान लगती है, आपकी भूख बढ़ने लगती है, आप लंबे समय तक बिना खाए नहीं रह पाते, थोड़ी थोड़ी देर बाद खाते रहते हैं, आपको कार्बोहाइड्रेट खाने की इच्छा करती है, हाथ पैरों में सुन्नपन या झुंझुनी पैदा होने लगती है, आपकी आंखों की रोशनी जाने लगती है क्योंकि ब्लड ग्लूकोज आंखों को प्रभावित करती है। ब्लड ग्लूकोज से आपकी किडनी भी खराब होने लगती है और इसीलिए आपको पेशाब से जुड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बढ़े हुए ब्लड ग्लूकोज के कारण आपका लिवर प्रभावित होने लगता है, आपका लिवर फैटी होने लगता है। लिवर फैटी होने की जानकारी आपको कैसे मिलेगी? लिवर से फैट छलकने लगता है और दूसरे ऑर्गन्स में जमा होने लगता है, इसीलिए आपका पेट बाहर निकलने लगता है। अगर आप नीचे देखेंगे और आपको अपने पैर दिखाई नहीं दे रहे हैं क्योंकि आपका पेट बाहर निकला हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका लिवर फैटी है। फैटी लिवर और पेट की चर्बी दो ऐसे लक्षण हैं जिनका आपको सामना करना पड़ेगा। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपकी जांच करते हैं और वे ब्लड शुगर को कंट्रोल करने और मैनेज करने के लिए आपको कुछ दवाएं देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या डॉक्टर ये पता लगाते हैं कि आप अपनी डाइट से कितना ग्लूकोज, शुगर और रिफाइंड कार्ब प्राप्त करते हैं? कोई इस पर बात नहीं करता। आप डाइटिशियन के पास जाते हैं और डाइटिशियन आपको रिफाइंड कार्ब छोड़ने की सलाह देता है, लेकिन वो भी टोटल कार्ब या शुगर की बात नहीं करता। बड़ी अनोखी बात है कि इस पर कोई बात नहीं करता। इसके बदले हम ऐसी दवाएं लेने लगते हैं जिनसे हमारा ब्लड शुगर मैनेज होने लगता है। हम बहुत ज्यादा दवाई लेने लगते हैं और फिर हमें चिंता हो जाती है कि कहीं ब्लड शुगर बहुत ज्यादा कम ना हो जाए। उसके बाद आपको ग्लूकोज की टेबलेट्स या कैंडी दी जाती है ताकि आपका ब्लड शुगर ज्यादा बना रहे क्योंकि दवाई के साइड इफेक्ट के कारण आपका ब्लड शुगर कम रहने लगता है। क्यों ना हम अपनी डाइट ठीक करने की बात करें। ये तो सभी को दिखता है कि आपको अपनी डाइट से कार्बोहाइड्रेट निकाल बाहर करने चाहिए। इसलिए सबसे पहला स्टेप ये है कि आप कार्ब्स के बदले फैट और प्रोटीन खाना शुरू करें। ऐसा करने से आपके पैंक्रियाज पर पड़ने वाला दबाव तुरंत कम होने लगेगा और पैंक्रियाज के बीटा सेल्स, जिन्हें बहुत ज्यादा इंसुलिन पैदा करना पड़ता है, वे कार्ब खाने से ही ट्रिगर होते हैं। इसलिए अगर आप कार्ब नहीं खाएंगे तो पैंक्रियाज को आराम करने का मौका मिल जाता है। आपको बार बार कुछ ना कुछ खाते रहने से बचना चाहिए। मैं आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग करने की सलाह दूंगा। अगर आप 3 दिनों तक ये दोनों काम करते हैं तो आपको कई सुधार देखने को मिलेंगे। आपकी भूख खत्म होने लगेगी, आपको तुरंत अच्छा महसूस होने लगेगा और आप अपने पैंक्रियाज को थोड़ा आराम दे पाएंगे। आपका ब्लड शुगर भी कम होना शुरू हो जाएगा, आपको दवाई की जरूरत भी कम पड़ेगी। आपको इन बातों पर ध्यान देना होगा। दवा कम करने से पहले अपने डॉक्टर से बात करें। आपको ये बात समझनी होगी कि अगर आप दवाई कम खाएंगे तो आपकी उम्र बढ़ने लगेगी क्योंकि आपका ब्लड शुगर लेवल सामान्य होने लगेगा। वैसे ऐसी कोई भी स्टडी उपलब्ध नहीं है जो ये दिखाती हो कि आप लंबा जिएंगे या आपको कम परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। क्या आप जानते हैं कि दवाई लेने पर ब्लड की शुगर कहाँ जाती है? क्या ब्लड शुगर हवा में उड़ जाती है? ये शुगर एक जगह से निकलकर दूसरी जगह पहुंच जाती है। ये आपके खून से निकलकर शरीर की दूसरी जगह चली जाती है। ये आपके लिवर या टिश्यूओं में पहुंच जाती है। आप समझ गए होंगे कि दवाई से कोई हल नहीं निकलता, कुछ ठीक नहीं होता, केवल शुगर मैनेज ही होती है। आपको इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि आप हाई क्वालिटी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर फूड्स खाएं। आपको कम स्टार्च वाली सब्जियां खानी चाहिए क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट्स आपको शुगर के कारण होने वाले नुकसान से बचाने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। भले ही आपको डायबिटीज हो, आप फिर भी डायबिटीज की जटिलताएं और साइड इफेक्ट कम कर सकते हैं, जिनकी मैं बात कर चुका हूं, और उसके लिए आपको सेहतमंद खाना होगा। अगर आप डाइट में शुगर की मात्रा नहीं बदल रहे हैं और आपको डायबिटीज है, तब भी आपको ये काम करने से फायदा मिलेगा। आपको ये भी जानना चाहिए कि जब आपके खून में ग्लूकोज की बहुत ज्यादा मात्रा मौजूद होती है और आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है तो आपकी पेशाब से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स बाहर निकलने लगते हैं। उनमें शामिल हैं विटामिन B1, क्रोमियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी, विटामिन सी, जिंक और कई दूसरे न्यूट्रिएंट्स। आप में इन सभी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी। जो चीजें इंसुलिन रेजिस्टेंस और डायबिटीज विकसित होने से सुरक्षित रख सकती हैं, वे चीजें आपके शरीर से खत्म होने लगती हैं। आपके शरीर से सुरक्षात्मक फैक्टर्स समाप्त हो जाते हैं। अगर आपको डायबिटीज, प्री डायबिटीज या इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो ये सप्लीमेंट्स, विटामिन्स और मिनरल्स लेना बेहद महत्वपूर्ण है। आप इलेक्ट्रोलाइट और ट्रेस मिनरल्स ले सकते हैं। आप बी विटामिन्स ले सकते हैं। आप सप्लीमेंट से विटामिन सी प्राप्त कर सकते हैं या आपको इसे फूड से प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। विटामिन सी प्राप्त करने के लिए आपको ज्यादा मात्रा में सब्जियां खानी चाहिए। आप साउरक्राउट, नींबू, शिमला मिर्च भी खा सकते हैं। विटामिन डी को आप सूरज की किरणों या सप्लीमेंट से प्राप्त कर सकते हैं। इन्हें लेने से आपके लिए चीजें जल्दी से बदलने लगेंगी और आपकी सेहत अच्छी होने लगेगी। प्री डायबिटीज की स्थिति खराब होने से बच जाएगी और ये डायबिटीज में नहीं बदलेगी। मैं आखिर में कसरत की बात करना चाहता हूँ। कसरत करने से आप बहुत ज्यादा शुगर बर्न कर पाएंगे और माइटोकॉन्ड्रिया को भी खराब होने से बचा पाएंगे। इसलिए मैं आपको इनके साथ कसरत करने की सलाह जरूर दूंगा। ऐसा करके आप चीजें बदल सकते हैं और ब्लड शुगर का लेवल बहुत ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। आप इन चीजों के अलावा भी बहुत सारे काम कर सकते हैं।
मैंने इस पर बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, लेकिन मैं कम से कम आपको कुछ बुनियादी बातों का ज्ञान देना चाहता था, जिनके जरिए आप प्री डायबिटीज या डायबिटीज की रोकथाम कर सकते हैं और अपनी जिंदगी बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि YouTube की एल्गोरिदम कुछ वीडियोस को सेंसर करने या दबाने का काम करती है, इसलिए मेरे कंटेंट को खोजना थोड़ा मुश्किल हो सकता है और ऐसा बहुत सारा कंटेंट है जिसे मैं दुर्भाग्यवश YouTube पर पोस्ट नहीं कर सकता। ये सुनिश्चित करने के लिए आपके पास मेरे कंटेंट की पूरी एक्सेस है। आप मेरी वेबसाइट drberg.com पर जा सकते हैं और नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके मेरे न्यूज़लेटर को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा YouTube चैनल भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।